हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है सेलों का संयोजन, या इसे हम सेलों के समूहन के नाम से भी जानते हैं। तो सेलों का संयोजन क्या होता है और सेलों का संयोजन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आपको सीरियस होकर ध्यान से आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सेलों का संयोजन, या इसे हम सेलों के समूहन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला तो यही आता है कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो संयोजन का मतलब होता है जोड़। तो यदि हम देखें तो सेलों का जोड़ मतलब दो या दो से अधिक सेलों का आपस में जुड़ना ही सेलों का संयोजन कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि दो या दो से अधिक सेल आपस में जुड़ रहे हैं तो उसे ही हम क्या कहेंगे, सेलों का संयोजन कहेंगे। तो परिभाषा हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि दो या दो से अधिक सेलों का आपस में जुड़ना ही सेलों का संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए कि दो या दो से अधिक सेलों का आपस में जुड़ना ही सेलों का संयोजन कहलाता है। अब आता है कि सेलों के संयोजन के दो प्रकार होते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं, सेलों के संयोजन के प्रकार। तो सेलों के संयोजन के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके होते हैं दो प्रकार। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जिसका नाम है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। यदि हम अच्छे से लिखे तो आप लिख सकते हैं सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, या श्रेणी क्रम संयोजन भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कि भैया श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। इसको यदि आपको समझना है तो सबसे पहले आपको इसका एक परिपथ हम बनाएंगे, उसको आपको समझना होगा। तो देखिए इसका परिपथ हम यहाँ पे एक बना दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक सेल हमने लगा दिया, फिर से एक हमने यहाँ पर भी सेल लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे सेल लगा दिए, ठीक है, एन सेल, और यहाँ पे एक और हमने सेल लगा दिया, और यहाँ पे एक हमने वाय प्रतिरोध ले लिया जो है आर। देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे हमने सेल लगाया है। अब इस सेल का विद्युत वाहक बल ई है, इस सेल का भी विद्युत वाहक बल ई, इस सेल का भी विद्युत वाहक बल ई है, ठीक है। और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर है, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध आर और इसका भी आंतरिक प्रतिरोध आर है। अब यहाँ पे बहुत सारे सेल इसी प्रकार लगे हुए हैं बीच में, तो मतलब इसका मतलब एन सेल यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसा सेल ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल लगे हुए हैं, और ये अंतिम जो सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, ई है, आंतरिक प्रतिरोध है आर, अब विद्युत वाहक बल ई है। अब ध्यान से आपको यहाँ पे ये समझना है, अब इसमें प्रवाही धारा जो है वो आई है। तो इतनी बात आप समझ गए। अब इसमें आपको क्या समझना है, इतनी बात आप बेसिक है ये जानते ही होंगे कि जो बड़ा वाला डंडा होता है सेल में वो धनात्मक होता है, और जो छोटा वाला डंडा होता है वो ऋणात्मक होता है। तो आप कहेंगे कि दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन, मतलब दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा जुड़ाव जिसमें एक सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से जुड़ा होता है, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समझ में आया?
देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक सेल का ऋण सिरा दूसरे सेलों के धन सिरे से जुड़ा होता है। तो ऐसे संयोजन को, ऐसे जुड़ाव को ही हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। परिभाषा हम लिख रहे हैं, अच्छे से आपको समझना होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन, संयोजन मतलब होता है जुड़ना, दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल का धन सिरा, प्रत्येक सेल का ऋण सिरा, छोटा वाला ना, प्रत्येक सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से जुड़ा होता है। देख रहे हैं ना, ऋण सिरा धन सिरे से, फिर से ये ऋण सिरा जाएगा धन सिरे से, इसी प्रकार इधर का ऋण सिरा धन सिरे से जुड़ा होता है। तो प्रत्येक सेलों का ऋण सिरा दूसरे, मतलब ऋण टर्मिनल भी हम कह सकते हैं। तो प्रत्येक सेलों का ऋण सिरा दूसरे सेलों के धन सिरे से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। संयोजन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा कि एक सेलों का ऋण सिरा दूसरे के धन सिरे से जुड़ा होता है। तो उस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। उसके बाद परिभाषा लिखने के बाद ये फिगर आपको बना लेना है। अब आपको गणना करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गणना में, सबसे पहले यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गणना। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले आपको एक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो मैं लिखूंगा एक सेल का विद्युत वाहक बल। तो एक सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई होता है। देख रहे हैं ना, एक सेल है तो इसका विद्युत वाहक बल ई है, चाहे इसी सेल को ले लेते हैं तो इसका विद्युत वाहक बल ई है। तो ऐसे ही हम n सेलों का विद्युत वाहक बल लेते हैं, n मतलब पूरी जो है उसका हम लेते हैं। तो हम लिखेंगे n सेल का विद्युत वाहक बल, n सेलों का विद्युत वाहक बल। अब बताइए n सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होगा। जब एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो n सेलों का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, n × E हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आएंगे, सबसे पहले विद्युत वाहक बल हमने देख लिया। अब हम करेंगे कि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है। अब हम लिखेंगे एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, R है। तो n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो ये भी n × R हो जाएगा। होगा कि नहीं। यदि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है तो n सेल है तो n गुणा हो जाएगा R में, तो nR हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, ये तो n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है, परंतु हमें कुल प्रतिरोध निकालना है। तो हम लिखेंगे तब कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हो जाएगा R + n × R, ये हो जाएगा कुल प्रतिरोध। कैसे, तो देखिए n सेलों का जो क्या है आंतरिक प्रतिरोध है इतना, और इसमें एक और प्रतिरोध है ना जो है बाह्य प्रतिरोध। तो जब हम दोनों प्रतिरोध को जोड़ेंगे तब ना कुल प्रतिरोध निकलेगा इस परिपथ में। तो ये कुल प्रतिरोध निकल गया।
हमें गणना क्या करना है, हमें गणना करना है कि विद्युत धारा इस परिपथ में कुल विद्युत धारा कितनी है। तब हम लिखेंगे तब कुल विद्युत धारा। तो कुल विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे कुल विद्युत धारा को, यहाँ से मैं लिखता हूँ कुल विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, और यहाँ पे कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल क्या है, N × E है ना। जैसे 1 सेलो का विद्युत वाहक बल E है तो N सेलो का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, N × E। तो कुल विद्युत वाहक बल हमें पता चल गया है कि N × E होगा। और कुल प्रतिरोध कितना होगा, यहाँ पे कुल प्रतिरोध है तो कुल प्रतिरोध R × N × R हो जाएगा। तो ये जो मिला हमें, ये जो हमें मिला यही है आपका प्रूव्ड हो गया, और यही है जो है श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विद्युत धारा का फॉर्मूला। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने 1 सेलो का विद्युत वाहक बल निकाला, उसके बाद N सेलो का विद्युत वाहक बल निकाल दिया। उसी प्रकार हमने फिर से 1 सेलो का आंतरिक प्रतिरोध निकाला जो है R। तो ऐसे ही N सेल है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध N × R हो जाएगा। और उसके बाद हमने कुल प्रतिरोध निकाल लिया, तो इस R को और ये जो R है आंतरिक प्रतिरोध, इसको हमने जोड़ दिया तो कुल प्रतिरोध निकल गया। और उसके बाद हमने विद्युत धारा का फॉर्मूले में यूज किया है, और उसके बाद ये आपका आ गया है। अब देखिए ये विद्युत धारा का न्यू फॉर्मूला है। ऐसा आपको नहीं समझना है कि विद्युत धारा =Q/T होता है, मतलब आवेश बटे समय होता है, वो वाला पीछे हमने पढ़ा है, ठीक है ना। ये न्यू है, आप इसको याद रखेंगे। तो आशा करते हैं ये विद्युत वाहक बल पे है, और वो किस पे था, वो आवेश पे था, और ये विद्युत वाहक बल पे है, ठीक है। तो इसको आपको, इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं कि जो श्रेणी क्रम संयोजन है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आएंगे हम समांतर क्रम संयोजन पे, परंतु इसमें एक और बात याद रखेंगे कि यहाँ पे श्रेणी क्रम था, तब जाकर हम N सेलो का विद्युत वाहक बल हमने क्या लिया है, N × E लिया है। परंतु समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है। जब अभी हम सॉल्व करेंगे तब आपको बताएंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि समांतर क्रम संयोजन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम समझ लेते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। परंतु मैं बता दूं, जिन विद्यार्थियों को नींद लग रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप जाइए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, या थोड़ा सा आपको रेस्ट लेना है तो थोड़ा सा आप ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टहल लीजिए, घर से थोड़ा सा बाहर निकल के टहल के फिर से आके 5 मिनट बाद फिर से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। परंतु यदि आप पढ़ सकते हैं तो आप जरूर इसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन का परिभाषा हमने लिख दिया है जिससे आपका समय बचे, बट मैं परिभाषा आपको यहाँ से याद नहीं कराऊंगा, आपको एक परिपथ हम बना रहे हैं उसी से मैं परिभाषा को याद करा दूंगा। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन का एक परिपथ बनाते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये हम एक परिपथ बना ले रहे हैं जिसमें इस तरीके से हम इसको किसी एक बिंदु से थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा जब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। ये फिगर थोड़ा सा कठिन होता है। यहाँ पे मैं एक सेल लगा दे रहा हूँ जो ये है, फिर से एक और हमने सेल यहाँ पे लगा दिया और एक सेल हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे एक आंतरिक प्रतिरोध है, उसके बाद इसको हमने ऐसे जोड़ लिया। अब ध्यान से आपको समझना है। देखिए हमने एक यहाँ पे एक सेल लिया जिसका विद्युत वाहक बल E है,
यहाँ पे एक सेल लिया जिसका विद्युत वाहक बल E है, यहाँ पे एक हमने सेल लिया जिसका विद्युत वाहक बल E है। अब यहाँ पे एक प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहा है, ये है बाह्य प्रतिरोध R। उसके बाद ये जो सेल है इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है ये है R। अब इसका आंतरिक प्रतिरोध है R और इसका भी आंतरिक प्रतिरोध है R, ठीक है। परंतु याद रखेंगे यहाँ पे ये जो डैश डैश दिखाई दे रहा है इसमें भी क्या है, सेल लगे हुए हैं। तो इसको हम n पंक्ति तक, n पंक्ति तक हम क्या मानेंगे कि इसमें n सेल लगे हुए हैं। जैसे एक सेल यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे, ऐसे ही बीच में बहुत सारे सेल लगे हुए हैं। और ये अंतिम सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है और इसका आंतरिक प्रतिरोध है R। अब देखिए ये सेल लगा हुआ है तो ये धन टर्मिनल है, तो इधर वाला हम जानते हैं धनात्मक होता है और जो छोटा वाला होता है वो ऋणात्मक होता है। तो इधर से विद्युत धारा प्रवाहित होगा और इसी I का हमें गणना करना है। तो देखिए इसमें यही कहा जाता है कि दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन, मतलब ऐसा जुड़ाव जिसमें प्रत्येक सेलों का धन सिरा एक बिंदु से तथा ऋण सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए रटना कुछ भी नहीं है, केवल इसमें यही कहा गया है कि जो धन टर्मिनल मतलब धन सिरा है ना, सेलों का धन सिरा, ये सब एक बिंदु से जुड़े हुए हैं और जो ऋण सिरा है वो सभी एक बिंदु से जुड़े हुए हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेलों का धन सिरा एक बिंदु से तथा ऋण सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब वही बात हमने परिभाषा में लिखा है कि दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेलों का धन सिरा एक बिंदु से तथा ऋण सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही इजी वे में इसका परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इसकी गणना पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गणना। अब इसका थोड़ा सा गणना श्रेणी क्रम संयोजन से थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे उसमें हमने किया था, सबसे पहले क्या ज्ञात किया था, हमने सबसे पहले एक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया था। तो उसी प्रकार इसमें भी हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं एक सेल का विद्युत वाहक बल। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल है E। एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, कोई भी हम सेल लेते हैं तो उसका विद्युत वाहक बल E है। तो इसी प्रकार यहाँ पे n पंक्ति है तो n सेल होंगे, तो n सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो हम लिखेंगे तब n सेलों का विद्युत वाहक बल। अब बताइए n सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कहेंगे कि n इंटू ई होगा, परंतु ऐसा नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, ये आपको जब हम क्या कह रहे थे कि श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन का क्या फॉर्मूला होता है, R1 प्लस R2, मतलब जो क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3 इस तरीके से होता है। परंतु समांतर क्रम संयोजन में 1/, में आ जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस प्रकार। इसीलिए यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन में केवल आप इतना याद रखेंगे कि इन सेलों का जो विद्युत वाहक बल होगा वो भी E होगा। समझ में आ गया, ठीक है। ये किसके कारण हुआ है, समांतर क्रम संयोजन के कारण हुआ है, ठीक है। अब हमने n सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, जैसे उसमें हमने किया था। तो हम लिखेंगे एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, मान लेते हैं स्मॉल r है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r। तो इस प्रकार n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, तो हम लिखते हैं n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। तो देखिए n सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा ना, तो आप कहेंगे n इंटू r, पर ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि वो श्रेणी क्रम था, ये समांतर क्रम है। अब समांतर क्रम में 1/, में R1 ऐसे आता है, ठीक है, इस प्रकार फॉर्मूला आता है। तो इसको n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध को हम मान लेते हैं कि 1/r डैश है,
ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, n सेलों के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो इस सभी सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको हम जोड़ देंगे, परंतु जोड़ने के लिए भी एक सूत्र होता है कि 1/r में r1 प्लस 1/, में फिर से r फिर से 1/r, इस प्रकार कितने n पंक्ति तक हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। मतलब m, यहाँ पे m हम m पंक्ति मान लेते हैं कि यहाँ पर m पंक्ति है, ठीक है, m मान लेते हैं यहाँ पे जो क्या है m पंक्ति है, मतलब यहाँ से बहुत सारी पंक्तियाँ हैं तो उसको मान लेते हैं कि एक ये सूत्र होता है 1/r डैश इक्वल टू 1/r। अब r मान लेते हैं, इसके लिए 1/r लिए, फिर से इस वाले के लिए 1/ फिर से r, फिर से नीचे वाले के लिए 1/r लिए हैं, और ये n लिखे है ना, ये बीच के लिए कि 1/r इस प्रकार जाता जाएगा तो है। तो इसको यदि हम हल करते हैं तो यहाँ पे 1/r डैश इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो ऊपर क्या आ जाएगा m और नीचे क्या आ जाएगा r आ जाएगा, ये आ जाएगा। और उसके बाद केवल हम r डैश का मान निकालें तो तिर्यक हम गुणा भी करा लें तो वो r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/m आ जाएगा। तो ये जो निकला ये हमारा क्या निकला, n सेलों के लिए आंतरिक प्रतिरोध निकला जो है r डैश इक्वल टू r/n। तब हम लिखेंगे तब कुल प्रतिरोध, तब कुल प्रतिरोध का हम फॉर्मूला जानते हैं, कुल प्रतिरोध इक्वल टू क्या होगा, इस वाले को हम लिख देंगे तो इसको प्लस ये वाले जो वाहक बल है इसको हम जोड़ लेते हैं, वाहक प्रतिरोध, तो r प्लस r m ये हमारा निकल जाएगा, ये हो गया कुल प्रतिरोध, मतलब ये कुल प्रतिरोध हमारा निकल गया जो है r प्लस r/m। तो इतना हमने लिख दिया, परंतु हमारा गणना क्या करना है, हमें तो गणना करना है कि ये जो समांतर क्रम संयोजन है इसमें कुल विद्युत धारा क्या है। तो हम लिखेंगे तब कुल विद्युत धारा, तो कुल विद्युत धारा को हम I से लिखेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हम जानते हैं विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे क्या होता है, कुल प्रतिरोध होता है। तो कुल विद्युत वाहक बल है E, तो हमने E लिख दिया, और उसके बाद कुल प्रतिरोध क्या है, R प्लस R बटे M हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यदि हम सबसे पहले इनको यदि हल करें तो ये इसको अगर हम हल करते हैं, थोड़ा सा साइड में यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, r प्लस r/m है तो इसको एलसीएम 1 ले लेते हैं तो इसका m हो जाएगा m, तो m इंटू r हो जाएगा, और फिर से m से m कट गया तो r, तो ये हमें मिलेगा इसका सॉल्व करेंगे तो इसको मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट में थोड़ा सा लिख रहा हूँ समझिएगा, जो है e, इसको यदि हमने सॉल्व किया इस तरीके से तो यहाँ पे rm, इसको हम इधर भी तो लिख सकते हैं ना, rm प्लस r/m मिल गया, ये हमें मिलेगा। अब हम इतना बात जानते हैं जो नीचे होता है ये जाकर सबसे ऊपर गुणा करा लेता है, ये बात हम जानते हैं ना। तो यहाँ से जो हमें I का फॉर्मूला मिला, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा साइड ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह नीचे, पता नहीं दिखाई देगा या नहीं, पर लिखने की कोशिश में कर रहा हूँ। तब विद्युत धारा इक्वल टू विद्युत धारा I इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, विद्युत धारा I इक्वल टू m बाई क्या मिलेगा, r m प्लस r मिलेगा। तो ये हमें मिल गया फॉर्मूला। तो ये हमने इसको मैं लिख दूंगा प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, समांतर क्रम संयोजन के लिए ये फॉर्मूला है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैं साइड हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको बताकर वीडियो को समाप्त करेंगे। स्क्रीनशॉट चलिए, बेहतर है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप ले लिए होंगे, नीचे दिखाई आपको दे ही रहा है। तो देखिए आपका सबसे पहली बात तो यदि आपको समझ में आ गया है तो एक बार केवल हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि आप भी सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और वहाँ से अपनी पूरी अच्छे से तैयारी कीजिए। और दूसरी बात कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स का नोट्स ले रहे हैं, आपको शायद पता होगा या नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि क्लास 12 जो फिजिक्स का नोट्स है वो हम अवेलेबल करा दिए हैं, ठीक है।
मैंने स्वयं ये 14 चैप्टरों का नोट्स बनाया है फिजिक्स का। तो आप देख सकते हैं ओनली 69 रुपये में आपको पूरे 14 चैप्टरों का नोट्स दिया जा रहा है। इतने कम रुपए में आपको पूरे लगभग एक चैप्टर पे 5 रुपये, शायद उससे भी कम पड़ रहा है। तो ये आपको पड़ रहा है, तो आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए और केवल लिखना है, हमारी टीम पर व्हाट्सएप करेंगे और केवल लिखेंगे क्लास 12 फिजिक्स ऑल नोट्स, मतलब क्लास 12 फिजिक्स का नोट्स चाहिए, इतना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको नोट्स हमारी टीम आपको दे देगी, आप कभी भी मैसेज करके उनसे मांग सकते हैं। दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट नोट्स ले रहे हैं, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट ही कर रहूँगा कि भैया आप नोट्स ले रहे हैं तो आप उस नोट्स का सही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप नोट्स ले रहे हैं, यहाँ पे पैसे भी दे दे रहे हैं और आप उस नोट्स से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही रखे हुए हैं, ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप उसको लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या उसी नोट से यहाँ से वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप जाइए वहाँ से उस नोट से आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में फिर से नोट्स बनाना है। तो इस प्रकार मेहनत कीजिए तो आप आगे बढ़ेंगे और दूसरी बात कि आप अच्छे नंबर से पास भी होंगे और अपना साथ ही साथ अपने माता पिता के भी आप नाम रोशन करेंगे। तो आशा करता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और इस तरीके से आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।